हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स 24/7 और मैं प्रियंका शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें आज हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर के 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि पता है आप लोगों को फ्रेंड्स के इसमें जो पीसीएस का जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है इसमें 150 प्रश्न आते हैं, जिसे हमने इस वीडियो में बनाने के लिए क्रम से 50-50 तक को रखा है। तो इसका हम दो पार्ट ला चुके हैं। अब ये पार्ट थर्ड की बारी है जिसमें हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो इससे पहले के जो 100 प्रश्न है वो पहले की दो वीडियो में हम पूरे कर चुके हैं। तो अब बारी है तीसरी वीडियो की। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं, जो आपकी आगामी परीक्षा 14 मई को होने वाली है यूपी पीसीएस की, उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है ये जानने और समझने के लिए कि आपकी परीक्षा किस पैटर्न पर आधारित रहेगी, जिससे आप एग्ज़ाम में मौजूद हों और उस एग्ज़ाम को दें तो आप ये समझ पाए कि आप किस माइंडसेट के साथ वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी वीडियो बहुत मदद करती है यही जानने समझने और आगे की तैयारी के लिए बरकरार रखने के लिए। तो फ्रेंड्स बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर पहला प्रश्न है जो हम 101 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित है और नीचे दिए गए कोड से उसका सही उत्तर हमें देना है। तो एक और फ्रेंड्स यहाँ पे वनस्पति के प्रकार है तो दूसरी तरफ उसके क्षेत्र है। तो इसमें हमें बताना है कि जो माकवी, फिम्बस, चैपरेल या मेट्रोल है वो किन किन क्षेत्रों से संबंधित वनस्पति के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने वीडियो में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन और डिटेल के साथ पूरा एनालिसिस दिया है, जिससे कि आप प्रश्न की व्याख्या को भी पूर्ण रूप से देख सके और समझने की कोशिश कर सके। ऊपरी तौर से नहीं बल्कि अंतर की गहराई तक आप इस प्रश्नों को समझ सके, क्योंकि इससे बनने वाले और अन्य प्रश्नों को आप इजीली हल कर सकेंगे। तो इसलिए ये प्रश्न जो है तो इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर है इसके ऑप्शन सहित। तो यहाँ पर जैसे कि डिटेल में मैंने दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2। तो वनस्पति के प्रकार में माकची जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है और फिम्बस जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, चैपरेल कैलिफोर्निया में है और मेट्रोल चिली में है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका ए यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाता है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें, बिना आंसर देखे, बिना उसे डिटेल में देखे जाने। तो आपकी जितनी जानकारी है या जितनी आपकी पढ़ाई आपने की है, तैयारी की है, तो उसका एक एनालिसिस हो जाता है कि आपने कितनी तैयारी की है और कितनी शेष है। तो बाकी मैं आपके लिए डिटेल में या आंसर तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इससे पहले आप एक बार अपनी तैयारी को ज़रूर चेक कर लें क्वेश्चन को टिक करने के लिए। तो बीच बीच में आप लोग ऐसे करते रह करिएगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 102 देखेंगे फ्रेंड, जिसमें वापस से मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ कंट्री है तो दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यहाँ पर अशकाबाद है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि ए का 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है और डी का 4 है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में भी दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं। और इसे एक बार मैप में देखने की ज़रूर देखिएगा कि ये मैप में कहाँ कहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं कहाँ एग्जिट करती है और इनके जो कैपिटल है वो कहाँ एग्जिट करती हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में बनता रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। प्रश्न संख्या 103 पर चलते हैं फ्रेंड, जिसमें वापस से मैच द फॉलोइंग है। एक और है प्राकृतिक वनस्पति, तो दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें जो अधिजीवी वनस्पति बबूल, बेओब या देवदार है ये किन किन क्षेत्रों में स्थित है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं विद ऑप्शंस के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसमें अधिजीवी जो वनस्पति है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से संबंधित है और बबूल यहाँ पर सहारा से संबंधित है, बेओब जो है प्राकृतिक वनस्पति है वो सामान्य से संबंधित है और देवदार यहाँ पर भूमध्य सागरीय से संबंधित है। जैसा कि फ्रेंड्स ये आपका भूगोल से संबंधित एक प्रश्न है, जो आपका फिजिकल भूगोल आता है तो उससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उस थोड़े मैटर पर जो मटेरियल है उस पर थोड़ा फोकस रखने की कोशिश करें, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से यहाँ पर प्रश्न ज़्यादा बनते हैं यूपी पीसीएस में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 103 का करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अधिजीवी जो वनस्पति है वो
भूमध्य रेखीय में है और बबूल सहारा में है, बेओब यहाँ पे सवाना में है, देवदार आपका भूमध्य सागरीय में वनस्पति है। तो क्रम में बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना। तो फ्रेंड्स एक तरफ यहाँ पे जनजाति है तो दूसरी तरफ उसका स्थान है। तो यहाँ पर जो जनजाति है वो पिग्मी, आगामी, एनू या किर्गिज है। तो ये स्थान हमें कहाँ कहाँ पर है तो ये बता देते हैं। तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि बाकी 3 सही सम्मिलित है लेकिन एक सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। तो टी यहाँ पर किर्गिज जो है वो सूडान में स्थित नहीं है। बाकी तीनों को भी हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि आगे के लिए हमें जानकारी हो जाती है कि जो पिग्मी जनजाति है वो कांगो बेसिन में स्थान रखती है, मतलब कांगो बेसिन में रहती है। आगामी जो जनजाति है वो नागालैंड की में स्टैंड करती है, एनू जापान में स्टैंड करती है, लेकिन किर्गिज जो है वो आपका सूडान में नहीं पाई जाती। तो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, ना कि सूडान में पाई जाती है। जैसे कि मैंने डिटेल में दिया हुआ है तो आप इसको ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हुए 105 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, और कारण कहता है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऑप्शंस आपके रहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि ये दोनों ही जो कोटेशन दी गई है वो ठीक है और ये दोनों की एक तरीके से सही व्याख्या करते हैं। तो हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ये बात सही है। हिंद महासागर कई बार करंट में रहा था, सुर्खियों में रहने की वजह से ये प्रश्नों में भी आ गया। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ भी है। तो इस तरीके से कथन और कारण यहाँ पर फ्रेंड्स आपके दोनों सही हो जाते हैं। तो इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये डिटेल मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट कर है, अगर आपने इसको पढ़ना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए से एक बार पढ़ देती हूँ कि हिंद महासागर आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण ही विश्व के प्रमुख देशों विशेषकर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना, भारत के लिए हमेशा से ही रुचि का विषय रहा है। हिंद महासागर समुद्री मार्गों का जंक्शन है। क्षेत्र की भू सामरिक स्थिति और वहां सामरिक महत्व के संसाधनों की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेशी पूंजी निवेश के द्वारा प्राप्त होने वाले विकास के सुअवसर उस क्षेत्र की ओर महाशक्तियों का ध्यान आकर्षित करते हुए लाभप्रद प्रबंधक है। क्षेत्रीय शक्ति और महाशक्ति के मध्य बढ़ती हुई अन्योन्य क्रिया के क्रम से पारस्परिक अनुकूल और प्रतिकूल घटनाओं के घटित होने की संभावनाएं रहती हैं। इस कारण से घटित भू राजनीतिक घटनाओं का क्षेत्रीय और विश्व की सुरक्षा शांति व्यवस्था का प्रभाव भी पड़ता है। 47 देश, जिनमें से लगभग 30 तटीय देश है, 5 द्वीप समूह देश है और लगभग 12 भूमध्य देश है, पर उपरोक्त प्रतिमान सही रूप से लागू होता है। हिंद महासागर क्षेत्र की रूस और चीन के साथ भौगोलिक समीपता है। हिंद महासागर जो है वो रूस और चीन के साथ भौगोलिक समीपता रखता है। डियागो गॉर्सिया द्वीप पर अमेरिकी आधिपत्य होने के कारण, डियागो जो गॉर्सिया द्वीप है फ्रेंड्स आपका, वो मालदीव के ही थोड़ा निकट है, मालदीव से थोड़ा पहले ही है। तो होने के मतलब कारण अमेरिका और हिंद महासागर के साथ भौगोलिक सन्निहितता का दावा पेश करता है। फ्रांस, जिसके इस क्षेत्र में लगभग 12 आश्रित द्वीप हैं, इसी आधार पर दावा पेश करता है। सामरिक महत्व के खनिज पदार्थों द्वारा धातु, विशेषकर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत की हिंद महासागर क्षेत्र में विद्यमानता और अमेरिका और जापान सहित पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए उनकी उपयोगिता के संदर्भ में इस क्षेत्र की सामरिक महत्ता बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स ये पूरा हिंद महासागर के लेकर के उसके खनिज तेल, उसकी खाड़ी देशों से संबंधित प्राकृतिक गैस और विश्व के अन्य भागों से में जाना जाता है। तो उसके लिए सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने इसे अपनी तैयारियों के दरमियान ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आप एक बार इसे रिवीजन के तौर पर यहाँ पर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर इसे एक बार देख लीजिएगा और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से कथन और कारण यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ठीक हो जाता है। तो आगे बढ़ते हुए क्रम देखते हैं 106, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स आपका
करेक्ट हो जाता है। ये भी आपका ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ प्रश्न था, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से ये एक प्रश्न आया है कि भारत में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उसका पश्चिम से पूर्व में अगर एक क्रम लगाया जाए तो आप पाएंगे कि सतपुड़ा है, फिर उसके बाद महादेव है, फिर उसके बाद मैकाल है, फिर उसके बाद छोटा नागपुर है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। और इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो मध्य भारत में स्थित जो विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है वो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 107 देखेंगे, जिसमें कथन कारण दिया गया है। कथन कहता है कि भारत में सर्वाधिक संघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और कारण कहता है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका कथन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ए। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है और ये एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो संघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। सबसे अधिक भूकंप, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को नॉर्मली ये जनरल नॉलेज के बेस पर ही जानकारी होगी, तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण आपका नेपाल है, और उसके बाद आप पाएंगे कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण नेपाल ही है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाता है। और उसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक संघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय है, और इसमें अधिकांश भूकंप क्षेत्र जो सिस्मेटिक जोन होता है वो 4 से 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल होते हैं। भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है, और इस वजह से कथन ए सही हो जाता है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम या एवं भ्रंश या दरार या फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट यानी कि MFT मिलता है, यानी कि MFT या MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी कि शिवालिक का विस्तार है, और MBT और MCT जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर वृहद हिमालय जिसे CCZ यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलिन जोन का भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC यानी कि हाइयर हिमालयन क्रिस्टलाइंस है स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन यानी कि HHC और STDS यानी कि साउथ तिब्बतन डिटेचमेंट सिस्टम है के मध्य में अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र यानी कि इंडस सांगपो स्ट्रेचस जोन भी अवस्थित है। इन उत्क्रमण क्षेत्रों की अवस्थित और हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक संघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे भूकंप की मात्रा अधिक रहती है। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 108 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि सरोवरीय मैदान का। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फॉल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। तो यानी कि ये पूर्व में झील जो के अस्तित्व के कारण है वो तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है, और कश्मीर और इम्फॉल जैसे बेसिन इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो इस तरीके से सरोवरीय मैदान का एक सुंदर ये उदाहरण बन जाता है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 109 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि अब तक के क्वेश्चनों में देख रहे होंगे आप फ्रेंड्स कि ये फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न आपके अधिक बन रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। तो ऑप्शन से आपके फ्रेंड्स यहाँ पर चंबल है, दामोदर है, गंडक है या रामगंगा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि दामोदर जो है वो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं कि प्रश्नगत नदियों में से दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह यानी कि फॉल वैली
ड्रेन्स के लिए प्रसिद्ध है। ब्रंज के कारण यह नदी अपने अनुप्रवाह में दाहिनी और तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है। इसकी चौड़ाई और जलधारण क्षमता कम हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन दामोदर ब्रंज घाटी प्रवाह के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन दामोदर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 110 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपके फ्रेंड्स ऑप्शन रहेंगे शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका फ्रेंड करेक्ट हो जाता है कि उष्ण कटिबंधीय सवाना जो प्रदेश है वो यहाँ पर बड़े शिकारों की भूमि के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इसको डिटेल में देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो सवाना प्रदेश है वो प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, जो मानव द्वारा इनका शिकार होता है। इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश यानी कि सब ट्रॉपिकल सवाना प्रदेश। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आप इसे जाकर ज्योग्राफिकल मैप में ज़रूर देखिएगा कि जो सवाना प्रदेश है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, क्योंकि बहुत बार आपको ये मेंस में भी हेल्प करता है। प्रश्न संख्या 111 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस रहेंगे कि मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ऑप्शन सेकंड रहेगा फ्रेंड्स आपका कि लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ऑप्शन थर्ड रहेगा आपका फ्रेंड्स कि हिमालय बहारी हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे के ऑप्शंस देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेंगे कि नीचे दिए गए कूट में से सही चुनिए, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 3, 1 2 3। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर को देखे बगैर इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, और आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसमें से आपका सिर्फ 2 और 3 यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। आप एक बार प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा और उसके बाद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणी के जो संबंध में कहा गया है वो हिमालय जैसे कि मैं ऑप्शन सेकंड पढ़ रही हूँ कि लघु हिमालय के जो परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये बात सही है। और ऑप्शन थर्ड बाहरी हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लेकिन जो इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है वो यहाँ पर सही नहीं है कि परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, तो ऐसा नहीं है। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। तो डिटेल में जानने के लिए यहाँ पर देखिए कि मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन 1 गलत है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। भारी हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुजुहोम या गुफा कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इस प्रकार कथन 2 और यहाँ पर 3 सही हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स 112 प्रश्न देखेंगे, जिसमें कथन और कारण कहा गया है। कथन कहता है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और कारण कहता है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख जो सिक्का था वो दाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, आर सही है ए गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का भी प्रयास किया था, और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जान लेंगे फ्रेंड्स कि अकबर ने जो शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मोहरों, चांदी के रुपयों और तांबे के दाम के रूपों में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम और 1 रुपये में 40 दाम होते थे। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है, जो उचित नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्रेंड्स ए ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आगे देखेंगे 113 जो है यहाँ पर दिया गया है कि जो ये युद्ध है उनको काल क्रमानुसार में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें सरनाल का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है या जजाऊ का युद्ध है। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो ये आप ज़रूर जानते होंगे कि ये वॉर किससे रिलेटेड रहे हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैं डिटेल में लेकर आई हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध लड़ा जाता है, फिर उसके बाद सरनाल का युद्ध होता है, फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध होता है और सबसे लास्ट में जजाऊ का युद्ध होता है। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं, एक नज़र डिटेल पर डालते हैं। तो 1572 ईस्वी में सरनाल यानी कि गुजरात में ये युद्ध हुआ था, जो अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था, जो सरनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, जिसे बिलग्राम युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकों की सेना को पराजित किया था, जो कि ये आपस में दोनों सगे भाई थे, दारा सिकों और औरंगजेब। तो इन्होंने दारा सिकों को यानी कि अपने बड़े भाई की सेना को पराजित किया था, जो 1658 में हुआ था। तो जजाऊ का जो युद्ध है वो 1707 में हुआ था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। ये आपसी रिश्तेदार थे। इस प्रकार सही क्रम में ए यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन ए। तो यानी कि बिलग्राम का युद्ध यहाँ पर सबसे पहले होता है, जो किसके बीच होता है, अकबर के गुजरात अभियान के द्वारा अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच होता है। फिर यहाँ पर सबसे सेकंड में जो युद्ध होता है वो सरनाल का युद्ध होता है, जो बिलग्राम सरनाल का जो युद्ध होता है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका वो होता है बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और जो धर्मत का युद्ध होता है फिर वो होता है आपका औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। और जो इसमें सबसे लास्ट जजाऊ का युद्ध होता है वो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, ये बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच होता है। तो इस तरीके से क्रम में ए ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 114 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि हठ योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न 1 है, हठ योग नाम पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, या हठ योग क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन रहेंगे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं तो एक नहीं दो। तो जैसे कि ऑप्शंस में है तो एक और दो दोनों यहाँ पे बहुत हार्ड ट्रू करेक्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपके फ्रेंड्स करेक्ट है कि जो हठ योग है वो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। आइए इसे थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। तो भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मतेंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। 47 सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। तो इस तरीके से इसी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। और इस प्रश्न को अगर थोड़ा सा ध्यान में देखना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के क्लैरिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 115 देखेंगे आगे बढ़ते हुए फ्रेंड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एक प्रश्न है 115 वाला कि एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है। एकता व्यवस्था की नहीं है मतलब एक जो विशेषता है एकता व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें से 3 विशेषता है, लेकिन हमें एक को पहचानना है जो इसमें एकता व्यवस्था की जो व्यवस्था विशेषता या विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, या सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, या एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, या मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका फ्रेंड करेक्ट हो जाता है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। तो एकता व्यवस्था की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि ये विशेषता नहीं है। बाकी 3 यहाँ पर व्यवस्था है, जिसे हम थोड़ा गौर से देख लेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप इसे आसानी से हल कर सकें। तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, जैसे कि आपको पता है। तो ये सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वार में ये थी कि राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था को एकता कहा जाता था। और जो सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत थी, सियासतनामा जो है वो एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत थी, यानी कि सियासतनामा में एकता व्यवस्था को दाखिल किया गया था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो यहाँ पर डी बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जो एकता से संबंधित नहीं है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि भारत में जो सल्तनत काल था उसके दौरान इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। एकता व्यवस्था के तहत एकता के धारक यानी कि एकतादारी या मुफ्ती
यहाँ पर उनको कहा जाता था को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एक तरह से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था, यानी कि वहाँ पर वो खर्च कर देता था और उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। जो खालिसा भूमि से जो आय आती थी वो सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसा निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 116 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें सही सुमेलित नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एक तरफ आपके यहाँ पर किताबें हैं तो दूसरी तरफ उसके लेखक हैं, लेकिन यहाँ पर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक यहाँ पर करेक्ट नहीं है जिसकी हमें पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं कि तबकात ए नासिरी जो है वो मिनहाज उस सिराज जसजानी ने लिखी है। तारीख ए फिरोज शाह यहाँ पर शम्स सिराज अफीक ने लिखी है। हुमायूं नामा यहाँ पे गुलबदन बेगम ने लिखी है, लेकिन तुगलक नामा यहाँ पर इब्न बतूता ने नहीं लिखी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है, जो यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसने प्रश्न में ही पूछा था कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाता है। आइए एक नज़र यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं कि तुगलकनामा का जो लेखक है वो अमीर खुसरो था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत यानी कि रहला पुस्तक में लिखा था। तो इब्न बतूता एक यात्री था जिसने अपना यात्रा वृत्तांत रहला नामक पुस्तक में लिखा था। अन्य प्रश्नगत पुस्तकें उनके लेखकों से ही सही सम्मिलित है। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 117 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो कि करंट में रहा है, करंट में भी था और ये आपका वैसे जनरल नॉलेज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट एक्चुअल में 1872 में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी, यानी कि कोई भी किसी भी कास्ट में विवाह कर सकता है। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। साथ ही इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबिंबित किया गया था। बहुपत्नी रखने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये था नेटिव मैरिज एक्ट। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 118 देखेंगे फ्रेंड, जिसमें पूछा गया है कि दो मैच दी फॉलोइंग है। एक तरफ यहाँ पे मूवमेंट है तो उससे रिलेट करता हुआ उनका कार्यकाल या समय है। तो जो पाबना आंदोलन था वो किस सन में हुआ था? एका, संताल, ताना भगत, ये सब के हमें इनके जो है वर्ष बताने हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पाबना आंदोलन था वो करीब आपका 1873 से 85 तक का इतना लॉन्ग टाइम यहाँ पर ये चला था। एका जो था वो आपका 1922 में हुआ था आंदोलन। संथाल आंदोलन एक तरीके से श्रीलंका, संथाली लोग होते हैं जो श्रीलंका में और ये हमारे तमिलनाडु इलाके में रहते हैं, संथाल जाति से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 1855 से 1856 एक वर्ष का यहाँ पर ये आंदोलन रहा था। ताना भगत जो आंदोलन था वो आपका यहाँ पर 1914 में हुआ था। तो इस तरीके से इसे आप डिटेल में ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो पापना विद्रोह था वो 1873 से 1885 तक हुआ था। एक आंदोलन यहाँ पर 1922 में और संथाल विद्रोह 1855 से 56 और ताना भगत आंदोलन 1914 में घटित हुआ था। ये आपको स्पेक्ट्रम की बुक में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 119 देखेंगे फ्रेंड, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो एक और यहाँ पर घटना है तो दूसरे से संबंधित उसका वर्ष या काल है। तो देख लेते हैं कि भारतीय जो जल सेना अधिनियम था वो 1927 में हुआ था। तो यहाँ पर ये सही हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, ये भी सही है। द्वितीय कॉलेज अधिवेशन जो होता है वो 1931 में होता है, ये भी सही है आपका फ्रेंड्स। लेकिन सांप्रदायिक निर्णय जो है वो 1933 में नहीं होता है, बल्कि वो 1932 में होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो डी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट है कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की जो नीति थी उसके तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधान मंडलों में सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अन्य सही सुमेलित है, देख लेते हैं। 1927, 30 और 31 सही है, लेकिन यह सांप्रदायिक जो निर्णय है वो 1932 का है, लेकिन 33 का नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 120 पर चलते हैं, जो
पूछा गया है कि घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो यहाँ पर सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा होती है, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति होती है। तो इस तरीके से क्रम बनता है 4 3 2 1, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्रम बनता है 4 2 1 3। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति होती है, और फिर उसके बाद गांधी की दांडी यात्रा शुरू होती है, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा यहाँ पर शुरू होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में भी जान लेते हैं कि कांग्रेस के नेता और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी के दिन हुआ था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी, और महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी। 5 अप्रैल 1930 को दांडी यानी कि जिला नौसारी गुजरात में पहुंचकर अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को वहाँ नमक कानून तोड़ा, और इस प्रकार सही कालानुक्रम बनता है वो ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है 4 2 1 3। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 121 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि INA जो के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, ग्वालियर फोर्ट में या आमेर फोर्ट में, जयपुर में या आगरा फोर्ट में। तो ये आपका लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। INA के जो अधिकारियों पर मुकदमा चला था वो लाल किला दिल्ली में चला था। तो आइए थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं कि INA जो है आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार अधिकारी थे वो 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त INA के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरु दयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 122 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि कथन और कारण। कथन कहता है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्या संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और कारण कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक तथा जो संस्कृत, फारसी तो अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स के रहते सहते यहाँ पर उनकी काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में एक उद्यत संस्था के अध्यक्षता का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान थे जो प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक भी थे, और संस्कृत और फारसी अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित भी उन्होंने किया था। आइए फ्रेंड्स इसको थोड़ा एक नज़र डिटेल में भी देख लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 85 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल थे। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक और संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित और सहयोग समर्थन से ही 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। तथापि सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेरेड, जोनाथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रेशर और समर्थन के तहत प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान भी दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथनों में 2 बातों का जिक्र है कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है और जो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना है, वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना और प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, और आगे की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 123, जिसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय पंचांग के समय में कौन सा सही है। तो ऑप्शन रहेंगे फ्रेंड्स आपके कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, और राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है। तो ये बात सही है कि ऑप्शन
तो डी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर ऑप्शन ना एक सही है और ना ही दो सही है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो विक्रम संवत पर आधारित न होकर के शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था ये, और यहाँ पर 1950 दे रखा है, 26 जनवरी 1950 दे रखा है, तो ये गलत है। तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, और ये चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष यानी कि 21 मार्च को पड़ता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है, ना तो एक ना ही दो। तो ये आगामी परीक्षा में वापस से प्रश्न रिपीट हो, इससे पहले आप इसे थोड़ा ध्यान में रख ले, समझ ले, आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए कि जो भारत के पंचांग में है वो विक्रम संवत न अपनाकर यहाँ पर शक संवत को अपनाया गया है, जिससे आप गलती करने से बच जाए। तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका 22 मार्च 1957 को माना गया था। तो चैत्र का पहला नवरात्र आता है, तो आप उससे भी अपना हिसाब लगा सकते हैं कि हिंदी के जो नववर्ष है वो आपका चैत्र का पहला दिन यानी कि नववर्ष मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या आगे बढ़ते 124 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि 1975, 1977, 1976 या 1981। तो 1976 यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। तो ऑप्शन हम इसको क्वेश्चन को डिटेल में भी जान लेते हैं कि वर्ष 1976 से पूर्व भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे CAG इंग्लिश में कंट्रोलर ऑडिट जनरल के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करता है। ये अकाउंटिंग का भी करता है, ऑडिटिंग का भी करता है। और 1976 में जो CAG है वो उनकी जो कर्तव्य और शक्तियां हैं वो सेवा शर्तें हैं वो अधिनियम 1971 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से अलग किया गया। CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया है। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं लेखा महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि जो कैग के बारे में कहा गया है कि उसके जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्य है वो केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है, तो इसे 1976 में ही किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 125 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया है। तो ऑप्शन से आपके फ्रेंड महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, या राजीव गांधी ने। तो ये नियोजित विकास का जो विरोध किया था वो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। और आइए जान लेते हैं क्यों किया था। तो डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नगत विकल्पों में भारत नियोजित विकास का जो विरोध है वो महात्मा गांधी ने किया है। महात्मा गांधी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम की अर्थव्यवस्था को आधारभूत इकाई माना, और उन्होंने मशीन के प्रयोग के स्थान पर श्रम परक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहाँ के निवासियों की सभी संभावनाएं, आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। तो इस तरीके से ऑप्शन ए महात्मा गांधी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 126 देखेंगे, जिसमें कथन और कारण कहा गया है। कथन कहता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और कारण कहता है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो बीच ऑफ दी ऑप्शन फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आर करेक्ट, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर फ्रेंड नहीं करता है। कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो 30 आर्टिकल जो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, लेकिन पर ये दोनों सही है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है।
स्पष्ट आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों से एक ही सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हुए 127 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन से आपके फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, या अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, केवल एक, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, यहाँ पर गलत हो जाता है, लेकिन ए यहाँ पर सही है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों के विभाग को अलग कर या मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से अलग कर सकने का अधिकार उसे नहीं देती है। आर्टिकल 91 के तहत, यानी कि 91A के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय मानहानि, अपराध, उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करने पर भी संबंध विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका केवल एक यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 128 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि बाकी तीन यहाँ पर सही सम्मिलित है, जिसे हमें ध्यान में रखना है, लेकिन जो सही सम्मिलित नहीं है उसे को हमें पहचान करनी है। तो सर्वाधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं दिया गया है, ये दिया गया है चौथी अनुसूची जो है आपकी शेड्यूल है आपके, ये 4th शेड्यूल में दिया गया है कि राज्य सीटों का जो बंटवारा है वो 1st शेड्यूल में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपका इसलिए इसका आंसर कर सकते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सर्वाधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रवेश 6 हैं। तो जनगणना है वो 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में प्रवेश 69वां विषय है, और राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो 4वीं अनुसूची में, दल बदल विरोध जो है वो 10वीं अनुसूची का पार्ट है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 129 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो भारत की 11वीं अनुसूची में सी यानी कि 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है, जिन्हें पंचायतों के कार्य क्षेत्र में सौंपा गया है और जो कि पंचायतों से संबंधित है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते 130 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है यह 1977 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन सेकंड है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो ऑप्शन रहेंगे आपके केवल एक और दो, दोनों ना तो एक नहीं दो, केवल एक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन केवल एक यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया था। क्या आया था? तो PMO का जो कार्यालय है वो 1917 में गठित किया गया था, यह अस्तित्व में आया था। तो 1947-77 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाने गए कार्यालय का 1977 में नामकरण प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO के रूप में किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्र और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है। आगे पढ़ते हुए प्रश्न संख्या लिखी है 131, जिसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो ऑप्शन है आपके फ्रेंड त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन फ्रेंड आपका त्रिपुरा करेक्ट हो जाता है, जिसमें पूछा गया डिटेल में दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। सिक्किम और नागालैंड इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए त्रिपुरा यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि 6ठी अनुसूची के प्रावधान में ये राज्य में लागू नहीं है।
तो यहाँ पर त्रिपुरा आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हुए 132 देखेंगे, जिसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो बंदे प्रत्यक्षीकरण टू हैविंग द बॉडी ऑफ जो है उससे रिलेट करता हुआ है, तो ये बस सही है। परमादेश वी कमांड से संबंधित है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो प्रतिषेध है वो टू बी और सर्टिफाइड यहाँ पर सही नहीं है। तो इसकी उत्प्रेक्षा जो कि संप्रयुक्त शब्दार्थ है वो प्रतिषेध के लिए शेष सही है, न कि प्रतिषेध के लिए है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि प्रतिषेध जो है वो टू बी सर्टिफाइड से संबंधित यहाँ पर नहीं है, उत्प्रेक्षा के लिए है। जो टू बी सर्टिफाइड है वो उत्प्रेक्षा के लिए, प्रतिषेध के लिए यहाँ पर नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 133 देखेंगे, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो ये 110 में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 110 मतलब 110 और ए क्लॉज ए में यहाँ पर इसे गठित किया गया है या इसको बताया गया है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि धन विधेयक संविधान के आर्टिकल 110 ए में परिभाषित है। धन विधेयक राष्ट्रीय मतलब मनी बिल जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत होता। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है। लोकसभा द्वारा पारित होने पर धन विधेयक राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है। यदि राज्यसभा विधेयक प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा के पास उस विधेयक को वापस कर दे तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी, लेकिन लोकसभा को पूर्ण अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे। तो इस तरीके से बी ऑप्शन 110 यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 134 देखेंगे फ्रेंड, जिसमें पूछा गया कि सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है। तो ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स मोतिहारी और अमेलखंडगंज, और ऑप्शन बी है दरभंगा आमलेखगंज या मोतिहारी काठमांडू या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक हो जाता है कि मोतिहारी और आमलेखगंज जो है यहाँ पर सही हो जाता है कि सितंबर 2019 में मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन जो थी वो दो शहरों से जोड़ी गई थी, जो मोतिहारी से आमलेखगंज थी। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं कि 10 सितंबर 2019 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा दक्षिण एशिया के पहले सीमा पार तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। और ये पाइपलाइन उत्तर बिहार के मोतिहारी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टर्मिनल और दक्षिण नेपाल के नारायणी क्षेत्र स्थित आमलेखगंज डिपो यानी कि नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन को जोड़ती है। इस तेल पाइपलाइन की लंबाई 69 किलोमीटर है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 135 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर के संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके बाकू यानी कि अजरबैजान में, जो कि बाकू अजरबैजान में स्थित है, बिश्केक जो किर्गिस्तान में है, मार्केश जो मोरक्को में है, इस्तांबुल या जो कि टर्की में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि अजरबैजान यानी कि बाकू में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 43वां 30 जून से 10 जुलाई 2019 के मध्य रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। इस सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या क्रम 136 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि IMF के नव नियुक्त प्रबंधक निर्देशक है। तो आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिन ग्रेगार्ड, रघुराम राजन या सुरजीत भल्ला। तो ए ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो IMF के नव नियुक्त प्रबंधक निदेशक है। आइए फ्रेंड्स इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि बुल्गारिया की जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है वो 1 अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक और एवं अध्यक्ष है। क्रिस्टलिना लेगार्ड 5 जुलाई 2011 से 12 सितंबर 2019 तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष यहाँ पर रही थी। प्रश्न संख्या आगे से बढ़ते हुए 133 देखेंगे, जिसमें पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो यह लक्ष्य है, प्रतिभा है या ध्रुव है या परिवर्तन है। तो यहाँ पर यह ध्रुव के नाम से जाना जाता है कि जो 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों की कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया था, तो वो ध्रुव से संबंधित यहाँ पर था। तो आइए फ्रेंड्स को थोड़ा सा डिटेल पर नजर डालते हुए कि 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया।
प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के हेतु प्रोत्साहन हेतु इस कार्यक्रम का शुभारंभ बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय में किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर ध्रुव करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 138 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें थॉमस कुक है, ग्रेटा थनबर्ग है, डॉक्टर उषा किरेन है या गेरी लैम है। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो एक छोटी सी लड़की है जो 16 से 18 वर्ष की बीच की है। तो इस लड़की ने जो यहाँ पे पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर काम किया था। तो इसे देख लेंगे फ्रेंड कि ग्रेटा जो थनबर्ग थी वो पर्यावरण कार्यकर्ता थी, करंट अफेयर में काफ़ी रही थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन की हाईलाइट भी बन गई। तो इसे देख लेंगे। इसके ऑप्शंस आ गया हमारे पास यहाँ पर है, तो देखेंगे टी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि 1 का 4। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में यहीं पर देख लेते हैं कि 1941 में जो थॉमस कुक है वो 1971 में थॉमस कुक एंड सन के नाम से रूपांतरित ब्रिटिश टूर और ट्रैवल कंपनी इन्होंने खड़ी करी थी। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है। वो 2019 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी रह चुकी हैं। कैरी लैम हांगकांग की चौथी चीफ एग्जीक्यूटिव है और डॉक्टर उषा किरण खान जो है वो 2018 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया। तो ग्रेटा थनबर्ग को में ध्यान रखेंगे तो शायद आपके ऑप्शन बाकी भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये आया है। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 139 देख लेते हैं, 139। तो ये प्रश्न कहता है कि वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी एलिन ऑस्ट्रॉम। तो यानी कि एलिनोर ऑस्ट्रॉम जो थी ये पहली नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता रही थी। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स कि अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री एलिनोर ऑस्ट्रॉम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। उन्हें वर्ष 2009 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के 3 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हो, यानी कि अभिजीत बनर्जी, इस्तर डफलो, माइकल कैमर में से इस्तर डफलो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है फ्रेंड। एलिनोर ऑस्ट्रॉम वह महिला है जो प्रथम महिला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो प्रश्न संख्या आगे बढ़ते 140 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है 2019 से 2035 तक, 2019 से लेकर 2029 तक, 2019 से लेकर 2022 तक, 2019 से लेकर 2024 तक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि 2019 से लेकर 2029 तक यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की अवधि है। तो इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे फ्रेंड कि इसमें दिया गया है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 27 सितंबर 2019 को 10 वर्षीय 2019 से 2029 ग्रामीण स्वच्छता राजनीति की शुरुआत की। यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हासिल स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर केंद्रित है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 141 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली या शिमला। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मैसूर। तो मैसूर केंद्रीय भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो मैसूर स्थान पर अवस्थित है। भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में स्थित है। वर्ष 2019 में यह स्थान अपनी स्वर्ण जयंती 1969 से लेकर 2019 में माना जा रहा है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 142 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया कि भारत द्वारा भूमि शरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2025 तक रखा गया है, 2030 तक, 2035 या 40 तक। तो इसको 2020 तक लक्षित भूमि जो शरण तटस्थता है उसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो डिटेल में देखेंगे कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, यानी कि जो भूमि उपजाऊ है वो मरुस्थलीकरण में बदलती जा रही है, यानी कि अनुपजाऊ होती जा रही है। तो उससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का 12 दिवसीय 14वां कप यानी कि कॉप जो है COP जो है 14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हाईलाइट करते हुए जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको डिटेल में भी आगे की जानेगा, इसे गूगल सर्च जरूर कीजिएगा कि सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि शरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि इस पर बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। इसे एक बार जाकर गूगल में जरूर चेक कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 143 देखेंगे फ्रेंड, जिसमें पूछा गया है कि चंद्रमा 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोस्क्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो GSLV M के थर्ड M1 या GSLV M के सेकेंड M2, GSLV M के 4 M8, GSLV M के 5 M4। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है कि GSLV M के थर्ड M1 जो है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। तो उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि GSLV M के थर्ड M1 चंद्रयान 2 को इसकी निर्धारित कक्षा में ले जाने के लिए प्रयोग किया गया था और ये भारत का 3 चरणों वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है जो 4 टन के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। बिल्कुल बात ये करंट अफेयर से ली गई है फ्रेंड्स, जो आपको पता होगा, याद होगा कि जो KF-C1 थे वो रो पड़े थे, मोदी जी ने उनको काफ़ी सांत्वना दी थी, तो ये उस वक्त का लेकर के करंट है। तो ये चंद्रयान वहाँ पर किया गया था, तो ये उससे रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा, मैं उससे रिलेट करती हुई एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, तो इसे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 144 देखेंगे, जिसमें पूछा गया कि भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन से फ्रेंड्स आपके, यह उद्घाटन नोएडा में हुआ है, यह उपयोग किए गए हुए प्लास्टिक के कचरे से बना हुआ है। ऑप्शन से आपके फ्रेंड्स केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, नहीं तो 1 नहीं 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाता है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है और इसका उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है। तो ये गांधी जी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण यहाँ पर किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी बोथ आर 1, 2 आर करेक्ट। 145 क्वेश्चन पर नजर डालेंगे कि किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो छिपकली, तिलछटा, मच्छर या घरेलू खटमल का। तो बी यहाँ पर तिलछटा जो होता है वो उस जीव का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। तो ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं कि ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का जो प्रयोग न करने के कारण तिलछटे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है, यानी कि सफेद होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। जहां हीमोग्लोबिन होगा उसका खून का रंग लाल होगा। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन और सफेद रंग का होता है। इसी का कारण है कि तिलछटा का जो रक्त होता है वो सफेद रंग का होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। बाकी यहाँ पर जितने जानवर दिए गए हैं इन सब का रंग लाल होता है। प्रश्न संख्या 146 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो दालें, चावल, गेहूं या गन्ना। तो ये दालों के साथ यहाँ पर संयोजन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं वो दाल के जो पौधे होते हैं उनके साथ ये संयोजन करते हैं। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हुए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों, दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणु द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका दालें करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 147 देखेंगे, प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो उसे निम्न में से क्या घटित होता है। तो त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, या बुलबुले का लोप हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे त्रिज्या बढ़ जाती है कि बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो उससे की त्रिज्या बढ़ जाती है। तो गुब्बारे को अवशोषित किए जाने पर यह फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यही कारण है कि जो साबुन में आप लोगों ने बचपन में साबुन को हाथ में मल के उसके गुब्बारे ज़रूर बनाए होंगे, उसके बड़े बड़े बबल जिस तरीके से बनाए होंगे। तो उससे रिलेट करता हुआ प्रश्न है कि उसमें जो गुब्बारे को अवशोषित किए जाने पर वो फैलता है और त्रिज्या उसमें बढ़ जाती है। यही उससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है, एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो उससे कॉलेट करते हुए आप इसे समझ पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 148 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑक्सीटोसिन है वो हार्मोन से संबंधित है, तो यहाँ पर ये सही है।
लेकिन ऑस्पर्टम जो है वो संश्लेषित मधुरक है, वो भी ये सही है। नियोप्रीन यहाँ पर विशिष्ट रबर से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन रियोन जो है वो रूपांतरित स्टार्च है, वो यहाँ पर सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसने पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित या नहीं है। तो यहाँ पर 3 जो है वो सही सुमेलित है, जो आगामी परीक्षा के लिए हम इसे समझ सके कि अगर इस तरह का कोई प्रश्न बनता है तो हम इसे टिक कर सके। तो 3 प्रश्न जो सही है उस पर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए और उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो रियान है वो रूपांतरित स्टार्च से संबंधित नहीं है। तो रियान किससे संबंधित है, इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। रियान विनिर्मित फाइबर है, जिसे प्राकृतिक स्रोतों या वृक्ष यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, शेष सभी सुमेलित है। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 139 देखेंगे फ्रेंड, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो कपास, केशबाल, लूता रेशम यानी कि स्पाइडर सिल्क या खुर। तो यहाँ पर कपास नामक जो चीज़ है वो प्रोटीन नहीं है। तो इसे कपास को हम डिटेल में देखेंगे कि कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है, जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेलुलोज का बना होता है। केशबाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क और खुर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस तरीके से कपास यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है फ्रेंड, जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। आगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, जिसमें पूछा गया है कि 150वां प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या अथवा प्राप्ति इसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन से फ्रेंड आपका संचालन है, संवहन या विकिरण है। तो सी ऑप्शन है आपका, ए और बी दोनों सही है, और डी है उसमें उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको फ्रेंड आपका करेक्ट हो जाता है कि संचालन, संवहन एवं विकिरण। तो सी, ए और बी आर दोनों बोथ यहाँ पर है। तो ऑप्शन को डिटेल में देख लेंगे कि थर्मस फ्लास्क में 2 परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि और प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरीके से सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने श्रृंखला से 50 प्रश्नों को रखा था, जिन्हें हमने पूर्ण किया है और विद एनालिसिस। तो ये आपकी आगामी परीक्षा जो कि 14 मई को होने वाली है, उसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी प्रैक्टिस सेट अच्छा रहा होगा। आप इसके आगे तैयारी जारी रखें और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ही चैनल को यहाँ से जाइएगा। तो आज के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, नमस्कार।